आगे डिजाइन ऑफ फॉरवर्ड शीट डिजाइन कैसे करें? पहले यूज रेफरेंस वन फॉर द डेटा डेफिनेशंस एंड डाटा का, तो जो भी डेफिनेशन डाटा रेफरेंस वन को यूज कर लें, उसमें सारी दी हुई। अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन इज यूज्ड हियर एज फॉर द परलिन डिजाइन। हमने परलिन किसके डिजाइन किया? एएसडी से किया था ना। डेड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन सीम्स टू बी क्रिटिकल फॉर द शीट डिजाइन एंड हेंस विंड कॉम्बिनेशंस आर नॉट कंसीडर्ड। तो कहता है जैसे आपने परलिन के लिए डेड और लाइव लोड कॉम्बिनेशन यूज किया था वो क्रिटिकल था, ऐसे यहाँ पे भी डेड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन को क्रिटिकल लेके शीट के लिए, ठीक है, तो शीट भी उससे करेंगे। नंबर 2, एंड लैब शुड बी एग्जैक्टली ऑन द परलिन। वो कहता है हर हाल में परलिन पर जो एंड लैब हमारा होता है वो परलिन पे आना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रक्चर में जहां परलिन प्लेस की है, हमारी शीट्स का एंड लैब हमेशा कहाँ आना चाहिए? परलिन पर आना चाहिए। इस चीज का बड़ा ख्याल रखना। फिगर 7.13 देखें यहाँ पर उसने बताया ये 7.13 है, देख रहे हो? वो कहते एंड लैब कहाँ आएगा? परलिन पे। ये देखें ये परलिन है ना, ये एंड लैब एग्जैक्टली परलिन पे रखेंगे डिजाइन करते हुए। परलिन से आगे पीछे एंड लैब नहीं देते। ऐसा नहीं कर रहे शीट बड़ी ले ले यहाँ पे एंड लैब देते, परलिन इधर है परलिन इधर है, ये गलत है। एंड लैब पर ही हम फास्टनर्स लगाते हैं। एंड लैब परलिन के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि जे बोर्ड लगाकर इसको परलिन के साथ कनेक्ट कर दें, विंड से इसको प्रॉब्लम ना हो जी। ये उसने तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमेशा आप एंड लैब इस तरह प्रोवाइड करें ताकि रेन वाटर गुजर के नीचे चला जाए। अगर ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, ये इनकरेक्ट लिखा भी है इसलिए कि ये पानी का रिसीव करके अंदर आ जाएगा। तो करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ओवरलैप विद इन एंड लैब, करेक्ट प्लेसमेंट बता दी कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। Accordingly, the length of the sheet panel L is corresponding to 1, 2 or 3 times the inclined panel length plus the required end length। वो कहता है इसी वजह से प्लस ही लिखा था कि n में हम लिखा था कि क्या n 1 लें 2 लें 3 लें कि कितने पैनल लेंथ लें कि हमारे पास जो शीट की पैनल लेंथ है वो सेटिस्फाई हो जाए, एंड लैब हमारा ओवरऑल पर पे आ जाए। The resulting dimensions मीटर लेंथ लाजिम बात है, मिसाल के तो मेरा 1.6 मीटर रिक्वायरमेंट। 1.6 मीटर लेंथ की कुछ चादर नहीं होती, 1.5 की है 1.75 की है, मैं अपर 0.25 लेंथ पे चला जाऊंगा, 1.75 डिजाइन कर लूंगा। 1.75 में क्या डिजाइन कर लूंगा। क्लियर हो गया तक बात? If the required length of the sheet corresponding to single panel length is more than 4 मीटर, वो कहता है मिसाल के तौर पे आपके एक ही पैनल लेंथ में n की वैल्यू 1 यूज की है, पैनल लेंथ इतनी बड़ी है कि शीट की लेंथ 4 मीटर से बड़ी चाहिए, हालांकि बाजार में 4 मीटर से बड़ी होती कोई नहीं है। कहते if the available section modulus does not satisfy the flexure criteria, extra purlins may be placed between the two panel point। फिर हर हाल में हमें पैनल पॉइंट के अलावा दरमियान में एक्स्ट्रा पर्लिन देनी पड़ेगी क्योंकि आपको एंड लैब पर्लिन पे देना है। अब जब आप पर्लिन दरमियान में एक्स्ट्रा देंगे तो फिर लाजिमी बात है नीचे जो आपका ट्रस के टॉप कॉर्ड है वो एज ए बीम कॉलम डिजाइन होंगे, ट्रस मेंबर डिजाइन नहीं होंगे क्योंकि उस पर आपकी बेंडिंग आ रही है। टेंशन या कंप्रेशन के साथ उसमें क्या आ रही है? बेंडिंग आ रही है। जब बेंडिंग आ रही होगी तो हमें उसको एज ए बीम कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा। If one purlin is used at center of the panel length, the span of the sheet reduces to p/2। वो कहते हैं लाजिम बात है जब आपने पर्लिन दरमियान में लगा दी, अब आपका जो पैनल लेंथ है वो p/2 हो जाएगा क्योंकि आपने पर्लिन पैनल पॉइंट कंसीडर कर रहे होते हैं जहाँ पर्लिन। नॉर्मल कंडीशन क्या है? हम कहते हैं कि जो हमारे पास पर्लिन है वो पैनल पॉइंट पर प्लेस करें। अब अगर आपकी क्राइटेरिया ऐसा हो गया है कि आपकी रिक्वायरमेंट 4 मीटर से ज्यादा है तो सेंटर में एक पर्लिन डाल दें और उसी को फिर पैनल लेंथ को p/2 करके यूज करें ताकि हमारी अकॉर्डिंग higher definition of compression and bending moment. Similarly, purlin design must also be made using spacing of purlins. Similarly, purlin design must also be made using spacing of purlins equal to the modified center distance between the purlin। वो कहता है अगर याद रखें, अगर आपको किसी वजह से लेंथ बड़ी थी तो आपको पर्लिन दरमियान में प्रोवाइड की है तो आपको पर्लिन के डिजाइन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। शीट डिजाइन करते पता चला कि मेरी शीट का जो स्पैन है वो 4 मीटर से बड़ा रिक्वायर है और 4 मीटर से बड़ी शीट नहीं होती। मुझे सेंटर पे पर्लिन डालनी है, जब सेंटर पे डालनी है तो मुझे ट्रस के टॉप पार्ट का डिजाइन भी रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे पर्लिन का डिजाइन भी रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पेसिंग चेंज हो गई है। बात वाज़ेह हो गई? तो कारोगेटेड शीट का डिजाइन करते हुए हमें आइडिया होगा कि मुझे पिछले भी रिवाइज तो नहीं करने पड़ गए। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे ट्रस की पैनलिंग होती है वो इस तरीके से की जाए
कि उस पर जो कॉर्रुगेटेड शीट है वो बिलो 4 मीटर रिक्वायरमेंट है, बिलो 4 मीटर, ताकि हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। जब ट्रस्ट की पैनलिंग कर रहे थे उस वक्त हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन टिपिकल केसेस हमें ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए हम मेंशन कर दिया अगर ये मसला आ जाए उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, जब आपने डिसाइड कर लिया ये मेरी लेंथ होगी और इतनी शीटें आएंगी, तो टोटल लोड ऑन द शीट निकालना होगा। शीट पर लोड कौन कौन सा आएगा, डेड लोड ऑफ शीट रूफिंग, इंस्टॉलेशन अगर शीट के साथ हैंग की हुई है, और लाइव लोड, तीन चीजें ही आती हैं। इंस्टॉलेशन अगर शीट के साथ हैंग की हुई है, रूफ डेड लोड और लोड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये टोटल लोड और शीट का डिजाइन है। हाँ जी, पढ़ा था कि नहीं? मैं स्लैब का डिजाइन पढ़ा था अगर याद हो तो, वन वे स्लैब। यस सर। उसमें क्या करते थे, हम कहते थे कि जी स्लैब की 1 मीटर की विड्थ लेके डिजाइन कर लें बीम, और वही स्लैब प्रोवाइड करते हैं पूरी। तो वो यहाँ पे वही काम, क्योंकि कॉर्रुगेटेड शीट भी क्या है, एक स्लैब है, छत है। वो कहते हैं इसमें क्या करें, कंसीडर यूनिट विड्थ ऑफ द स्लैब 1 मीटर एंड डिजाइन दिस स्ट्रिप एज अ बीम। अगर 1 मीटर स्लैब कंसीडर करें, उसको एज अ बीम डिजाइन करें, उसको एज अ बीम डिजाइन कर लें। अच्छा, लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रूफ स्ट्रिप वेट न्यूटन पर मीटर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे निकालेंगे, एक मिनट, W इज इक्वल टू लोड पर यूनिट रूफ एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विड्थ। लोड पर यूनिट रूफ एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विड्थ। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया का लोड रूफ जो टोटल रूफ एरिया है उसका लोड तो हमने कैलकुलेट किया होता है, उसको 1 मीटर विड्थ और 1 से ज़रा दे दो तो पर मीटर लोड चला जाएगा। तो लोड पर यूनिट रूफ एरिया मैग्नीट्यूड वाइज ओनली इन न्यूटन पर मीटर। कहता है रूफ की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, 1 से ज़रा तो मैग्नीट्यूड वही रहेगी ना, इसलिए कहता है मैग्नीट्यूड वाइज वही रह जाएगा सर, यूनिट चेंज हो जाएगा इन न्यूटन पर यूनिट। लेंथ ऑफ रूफ स्ट्रिप हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, W इज द लोड पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर विड्थ। उसने कहा कि ये मैग्नीट्यूड वही रह जाएगी बट सिर्फ यूनिट चेंज होंगी। ओनली एप्लीकेबल फॉर अ रूफ एंड नॉट फॉर अ बीम। ये रूफ के लिए एप्लीकेबल है क्राइटेरिया, बीम के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जब बीम करते हैं, बीम की विड्थ टिपिकल हमें पता होती है कितनी है, तो रूफ करते हुए विड्थ 1 मीटर लेते हैं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। Assume the sheet to be simply supported over the purlin। या कहता है सपोर्ट, हालांकि हम क्या करते हैं, फास्टनर्स तो लगाते हैं, सेफर साइड पे रहते हुए हम इसको सिंपली सपोर्टेड अज्यूम कर लेते हैं कि फास्टनर्स नहीं लगाया होगा। इवन इट इज कंटिन्यूअस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल नियरली बी द सेम। वो कहता हो, इसलिए हम ये वाला ले लेते हैं कि ओमेगा पी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय 8 होता है, मोमेंट क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। यहाँ पे एल क्या है, दैट इज द पैनल लेंथ, क्योंकि आपका स्पैन पैनल लेंथ के बराबर होता है, सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पर्लिन्स, इसलिए यहाँ पे एल को पी लेंगे, डब्ल्यू पी स्क्वायर ओवर 8 मोमेंट आ गया। एसएक्स रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं, एम इंटू 1000 ओवर 0.6 एफ वन, 0.6 इंटू एफ वन। तो यहाँ से एसएक्स रिक्वायर्ड आ गया, एस की बेस पर आप शीट डिजाइन करें। सेलेक्ट गेज ऑफ द शीट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम ऑफ द करस्पॉन्डिंग टेबल रेफरेंस 1 फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्रुगेटेड शीट। वो कहता है मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, देख रहे ये एस हमारे पास है ना, यहाँ से अपना एस सर्च करेंगे, एस सर्च करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कौन सा गेज यूज कर। मिसाल के तो मेरा एस इसमें लाई कर रहा है, एस एक्चुअल शुड बी सिलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन एस रिक्वायर्ड, सिलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन एस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मिसाल के मेरे पास एस रिक्वायर्ड 4.3 है, तो मैं 4.51 ले लूंगा। 4.51 के अगेंस्ट गेज क्या आ जाएगा, 16 गेज, क्या आ जाएगा 16 गेज। इस तरह मैं टेबल से देख लूंगा तो कौन सा गेज आएगा मेरे पास। गेज डिसाइड हो गया, तो अब सेल्फ वेट देख लो, उसका एक्चुअल सेल्फ वेट है रूफिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलम 4 ऑफ द प्रॉपर्टीज टेबल मल्टीप्लाई बाय 1.35। ये देखें प्रॉपर्टी टेबल में कॉलम 4 कहां, 1 2 3 4 वेट्स विदाउट लैप्स, यही है। वो कहते हैं यहाँ से आप मिसाल 16 ना, ये 139 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअल वेट, इसको 1.35 से जरा दे देंगे, एक्चुअल सेल्फ वेट आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करें 1.35 से जरूर दे दें, एक्चुअल सेल्फ वेट आ जाएगा। दिस शुड बी लेस देन 1.2 टाइम्स एज्यूम्ड सेल्फ वेट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्राइटेरिया कि एक्चुअल सेल्फ वेट एज्यूम के 1.2 टाइम से कम हो तो सेफ है, तो अदरवाइज रिवाइज करना सकते हैं। If self weight is significantly greater, revise the sheet as well as the purlin design। कहता है अगर सेल्फ वेट आपका बहुत ज्यादा है
तो फिर वो कहता है शीट भी रिवाइज कर, पर्लिन डिजाइन भी, पर्लिन भी का डिजाइन भी रिवाइज। क्यों? जो आपने यहाँ पर रूफ सेल्फ वेट एज्यूम किया है वही पर्लिन में एज्यूम किया था सेल्फ वेट। अगर आपके एक्चुअल शीट का वजन बढ़ गया है, इसका मतलब पर्लिन में भी आपका वजन शीट का बढ़ गया, तो उसका लोड रिवाइज हो गया। जब उसके लोड रिवाइज में तो आपको पर्लिन भी दोबारा रीडिजाइन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड डेल्टा मैक्स एंड चेक अगेंस्ट अलाउबल डेल्टा वैल्यू। डेल्टा मैक्स के फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं, हमने डेल्टा अलाउबल का फार्मूला भी पढ़ लिया है। इनको वैल्यूज कैलकुलेट करें, चेक करें। अगर डेल्टा मैक्सिमम अलाउबल से कम है तो हम कहते हैं सेव है, अगर ज्यादा है तो सेव नहीं है, फिर उसको रिवाइज करें। उसके बाद नंबर ऑफ शीट निकालें, कैलकुलेट नंबर ऑफ शीट पैनल्स रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द रूफ एरिया यूजिंग एक्सप्रेशन गिवन इन रेफरेंस 1। इट इज बेटर टू यूज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पैनल बिफोर राउंडिंग। तो कहता है इसकी कैलकुलेशन में हमने देखा राउंड क्या था ना, हम मिसाल में मैंने आपको कहा था जी मेरे पास लेट्स सपोज 1.6 मीटर रिक्वायरमेंट, मैं कहता हूं 1.75 मीटर की लेंथ ले लो। वो कहता है यहाँ पे राउंडिंग यूज ना करें, इस फार्मूले में एक्चुअल यूज कर ले ताकि हमें सही कैलकुलेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शीट्स बतानी है। Total length of the building may be represented by nt into s, where nt is the number of spaces between the trusses। क्या ख्याल है टोटल लेंथ बिल्डिंग की कैसे होती है? एक छत है उसमें 5 ट्रसेस लगी है, एक छत में 5 ट्रसेस लगी है, ठीक है। तो 5 ट्रसेस हैं, नंबर ऑफ ट्रसेस, स्पेसेस कितनी आएंगी? एक ट्रस से दूसरे ट्रस के बीच स्पेस, तो जितनी ट्रसेस होती है स्पेस उससे एक कम होती है। यार ये म्यूट करें। टोटल लेंथ ऑफ बिल्डिंग में भी रिप्रेजेंटेड बाय एंट्री। अच्छा मैं बता रहा था कि जो नंबर ऑफ ट्रसेस जितनी होती है ना उससे एक कम स्पेसेस होते हैं, क्योंकि दोनों एज पर ट्रस आ जाती है। तो अगर एक छत पे 5 ट्रसेस हैं तो इसका मतलब ट्रसेस के दरमियान स्पेसेस 4 हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ ट्रसेस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रसेस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गॉट द टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। इंक्लाइंड रूफ एरिया ऑन वन साइड कैसे निकालेंगे? L/2 प्लस शीट प्रोजेक्शन ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय एंटी इंटू एस फार्मूला में दिया हुआ है, इसमें डाटा डाल देंगे, नंबर ऑफ शीट वन साइड आ जाएंगी। तो ए टोटल एरिया आपका एक्चुअल है n 100/100। n 100 क्या है? नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर। 100 पर डिवाइड किया 1 मीटर स्क्वायर के लिए हो गया। 1 मीटर को एक्चुअल एरिया से रख दिया तो हमें एक्चुअल एरिया के नंबर शीट्स मिल गई, उसको हायर होल नंबर पे राउंड कर दिया, हायर होल नंबर पे राउंड कर दिया। एक साइड की है n1, टोटल के होंगे दोनों साइड, क्योंकि छत के दो साइड होते हैं, दोनों साइड 2 into n1 कर दो। Decide spacing of the boards in end and side slabs such that boards are only applied at the crest। तो कि हमने कहा दो चीजें, एक ट्रफ होती है कर्वेशन, एक क्रेस्ट होती है। टॉप साइड को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाली साइड को ट्रफ कहते हैं। अब अगर नीचे वाली कर्वेशन में आप बोल्ट डिजाइन कर देते हैं, पेज लगा देते हैं, मिसाल के लिए मैं फिगर जरा दिखाता हूँ। उसने यहाँ पे आपने पेज लगा दिया, जब बारिश आएगी ना पानी, तो पानी तो इन नालियों से गुजरता है ना, इस पे तो पानी ठहरता है, ऐसे आ गया ऐसे फिर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपने ड्रिल करके इससे पेज लगाया तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ सीपेज होगी। लेकिन अगर मैं क्रेस्ट पे पेज लगाता हूँ यहाँ पे पानी स्टे ही नहीं करता, जैसे बारिश से पानी इधर की चला जाता है या इधर, तो सीपेज के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हमेशा क्रेस्ट पे बोर्ड लगाते हैं, ट्रफ पर बोर्ड नहीं लगाते। बात वाज़ेह हो गई? जी सर होगी, क्रेस्ट समझ बोर्ड लगाएंगे ट्रफ पे नहीं, वरना यहाँ से पानी अंदर नीचे सीप करने लग जाएगा। सुराख तो रहेंगे ना, टाइम के साथ साथ सीपेज स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में तो आप सिलिकॉन वगैरह कोई केमिकल लगा के जो है ना उसको फिल कर देते, लेकिन टाइम के साथ साथ धूप के साथ वो सिलिकॉन वगैरह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर वो लीकेज स्टार्ट कर देगी। इसलिए हमेशा बोल्ट जो होते हैं वो हमेशा क्रेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, ट्रफ पे प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा जी, बोल्ट कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने टेबल में लिखा हुआ कि आपने एंड लैप पे और साइड लैप पे किस तरह बोल्ट देने हैं। बोल्ट पर दो जगह ही आते हैं, साइड लैप पे आते हैं या एंड लैप पर आते हैं। तो वो किस तरह देने उसने प्रोवाइड किए हुए बताया, मैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद वो कहता है जो भी आपके रिजल्ट आए ना समराइज कर दीजिए, इतनी शीटें आएंगी, इस गेज की आएगी, ये कर उसका नाम होगा उसकी, और जो है एक साइड पे इतनी शीट्स आ रही होंगी, उस पर इतना एंड लैप दे रहे होंगे, ये सारी डिटेल लिख देते। तो फाइनल रिजल्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग रूफ शीट डिजाइन कैसे करते हैं? गेज ऑफ शीट लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन लिखते हैं, शीट पैनल साइज लिखते हैं, शीट का क्या साइज है, विड्थ कितनी है, वो तो फिक्स है 700 में, लंबाई चेंज होगी। बोर्ड स्पेसिंग इन टू डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन बोर्ड की स्पेसिंग देते हैं, और फिर नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, कितनी शीटें बताएं। ये 5 चीजें आपने डिजाइन में बतानी होती हैं।